गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत भूमि के प्रति यूरोपियों का आकर्षण अधिक बढ़ गया। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका काफी अच्छे से स्वागत किया। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में आता है। डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय था। सितंबर 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में प्रमुख ब्रिटिश व्यापारियों ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। देखो, सबसे पहले हमारे जो भारत है, भारत में यह आपको जान लेना जरूरी है कि कौन कौन आता है। सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद में कौन आता है, क्योंकि कई बार ये जो सीक्वेंस है पूछ लिया जाता है। तो हमारे भारत में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, ठीक है, क्योंकि ये जो वास्को डी गामा था पुर्तगाल से आया था। ठीक है, 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, जहाँ हिंदू शासक जमोरिन ने अतिथि देवो भव की परंपरा से उसका स्वागत किया और उसे कुछ सुविधाएं भी प्रदान की। लगभग 3 माह यह भारत में रहा और वापस चला गया। 1502 में वापस वास्को डी गामा भारत में वापस आता है और जो कन्नानौर है, कालीकट है और कोचीन है, यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर देता है। डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय बना। उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, और ये जो सैन्य शक्ति थी वो समुद्री सैन्य शक्ति थी, जिसे नीले पानी की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी का जो जनक माना जाता है वह कौन था? डी अल्मेडा। उसके बाद में अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क आता है, जो भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन के आता है। इसी के समय में पुर्तगाली शक्ति एवं प्रभाव में काफी वृद्धि हुई। बीजापुर का शासक हुआ करता था यूसुफ आदिल खां। इससे इसका संघर्ष होता है और 1510 ईस्वी में ये जो अल्ब्रुक है यह गोवा पर अधिकार कर लेता है। और अब गोवा सॉरी अब गोवा ये जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों का प्रधान केंद्र बन जाता है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया। अब केवल गोवा, दमन एवं द्वीप तक इनका जो क्षेत्र था वो सीमित रह गया। और 1961 में पुर्तगाली सरकार से स्वतंत्र होकर ये राज्य भारत के अविभाज्य अंग बन गए। ठीक है, उसके बाद में पुर्तगाली आ गए। पुर्तगालियों के बाद में डच आते हैं। जो डच थे हॉलैंड निवासी थे। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कुछ व्यापारियों ने मिलकर 1602 में की। डच सरकार ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया और डचों ने बांटम, मलक्का, जावा, सुमात्रा और भारत का मछलीपट्टनम तथा निजामपट्टनम इनमें व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। उसके बाद में आते हैं डेनमार्क वासी। अन्य यूरोपीय देशों की तरह डेनमार्क के निवासियों ने भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तंजौर जिलों में एक स्थान पर अपनी आबादी की स्थापना की और 1676 में उन्होंने श्री रामपुर पर कब्जा कर लिया। इतने पर ही वह अपनी नींव सुदृढ़ ना कर सके और उनकी बस्तियां हैं 1845 में अंग्रेजों ने बेच दी। उसके बाद में आते हैं ये अंग्रेज। तो पहले आ गए पुर्तगाली, उसके बाद में आ गए डच, फिर उसके बाद में आए हैं डेनमार्क वासी और लास्ट में आए हैं अंग्रेज, और फिर उससे सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में जो प्रमुख ब्रिटिश व्यापारी हैं उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने जो पूर्वी भारत के देश हैं या फिर पूर्वी एशिया के देश हैं उनके साथ में व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों की एक कंपनी थी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया कि तुम जाओ और पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं वहां पर व्यापार कर सकते हो। कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर नाम का था सूरत पहुंचता है। कब? 1608 में। और किसके नेतृत्व में? हॉकिंस के नेतृत्व में। और व्यापारिक जहाज का नाम क्या था? हेक्टर।
और कहाँ पहुंचा? सूरत बंदरगाह। कंपनी ने 1612 में सूरत में प्रथम स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी। 1615 में सर टॉमस रॉ को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया। 1616 में कालीकट, 1633 में मछलीपट्टनम, 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज व्यापारिक कोठियों की अनुमति प्राप्त कर ली। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने सम्राट फर्रुखसियर को रोग मुक्त करने से प्रसन्न होकर सम्राट ने 1717 में एक फरमान जारी कर दिया और कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया तथा दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया। अब ये दस्तक क्या था? दस्तक एक विशेष अनुमति पत्र था जो कि चुंगी शुल्क की मुक्ति के लिए बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद में 23 जून सन 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में हरा दिया। 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में हरा दिया। तो 3 युद्ध होते हैं। एक तो होता है आपका प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। दूसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध। तीसरा होता है 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध। 1801 में वेलेजली ने अवध के साथ में सहायक संधि की और 1856 में डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया। बंगाल की स्थापना किसने करी? मुर्शिद कुली खान ने। व्यवगत नीति का सिद्धांत यह कहता है कि विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा होता? सतारा। व्यवगत नीति के सिद्धांत के अनुसार विलय किया हुआ प्रथम राज्य सतारा था। 1857 की जब क्रांति हुई थी हमारे यहाँ पर, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति की योजना के जो कर्णधार हैं मुख्य रूप से नाना साहब, जो कि बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, दूसरे बाला साहब व वकील अजीमुल्ला थे। ये 3 व्यक्ति थे जो कि क्रांति की योजना के कर्णधार माने जाते हैं। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और चपाती था। क्रांति योजना के अनुसार संपूर्ण भारत में एक साथ मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 को आरंभ करनी थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। ये जो नीति बनाई थी कि सैनिक कब विद्रोह करेंगे संपूर्ण भारत में? 31 मई 1857 को। मगर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी कि बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह कर दिया और 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया और अपनी क्रांति का नेता बना दिया। दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति वक्त खां ने किया। नेतृत्व तो नाम से चल रहा था बहादुर शाह जफर के से, मगर जो असली नेतृत्व करता था वह इसका सेनापति वक्त खां था। सम्राट को बंदी बनाकर रंगून जेल भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में जो विद्रोह होता है वह 4 जून को आरंभ होता है। अवध की बेगम थी हजरत महल, जिसको महक परी भी कहते हैं। ठीक है, तो अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। सैनिकों ने रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को मार डाला। जनरल हैवलॉक और आउटक्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का एक बार असफल प्रयास किया। सर कॉलिन कैंपबेल, इन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ को अधिकार में ले लिया। नाना साहब ने अपने दत्तक सहायक तात्या टोपे व अजीमुल्ला के सहयोग से 5 जून 1857 को कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया।
5 जून 1857 को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने जो सेनापति हैं मिल्कमैन, कर्नल डैक्स, मार्क्स, मेजर और डगलस, इनको हराया। अब एक चीज याद रखना कि ये जो नेतृत्व करता है कौन कौन से स्थान पर किस किस ने नेतृत्व किया है, जैसे कि अवध में हजरत महल ने, और इस हजरत महल के द्वारा जो भी विद्रोह किया गया उस विद्रोह को किसने दबाया, कैंपबेल ने। ठीक है। नाना साहब ने कहाँ पे किया, कानपुर में। और उसके बाद में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार में जगदीशपुर ने, बिहार का जो जगदीशपुर है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने। ठीक है। बरेली में बहादुर खान ने नेतृत्व किया। रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया। मेवात में सदरुद्दीन ने। असम में दीवान मणिराम और कर्पदेश्वर सिंह ने। उड़ीसा के अंतर्गत सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया। सतारा में रंगा बापूजी गुप्ते ने नेतृत्व किया क्रांति का। हैदराबाद में सेनानी पंडित रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी और छोटा सिंह ने नेतृत्व किया। कोल्हापुर में अण्णाजी फडणवीस के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। मद्रास के अंतर्गत गुलाम गौस और सुल्तान बख्श के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। चिगलफुट के अंतर्गत अरुणागिरी और कृष्णा के द्वारा नेतृत्व किया गया। कोयम्बटूर में मुलगाबल स्वामी के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। केरल में मुल्लासनी और विजय कुदारत के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। गोवा में दीपूजी रागा के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। और गोलकुंडा में चिंता भूपति के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। आज हमने पढ़ ली है राजस्थान के भारत के अंतर्गत क्रांति, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर क्रांति कहाँ कहाँ हुई और उस क्रांति की विशेषताएं, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, कब अंग्रेजों ने कहाँ किस तरीके से कैसे अपने अपने स्थान पर क्रांति का विद्रोह जब हुआ था उसको किस तरीके से दबाया। ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी को आपके अलावा और भी लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।